आज की कहानी का नाम है ब्लैक और वाइट। मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। नाश्ते की मेज पे फिर से झगड़ा हो गया था। मैं चैन से अपना आलू का पराठा पुदीने की चटनी में डुबो डुबो के खा ही रहा था कि पापा ने फिर वही सड़ा टॉपिक छेड़ दिया। बोले, सिद्धांत, मुझे इस मामले पे और बहस नहीं करनी है, इट्स फाइनल, तुम हॉस्टल जा रहे हो। 5 दिन में फॉर्म्स की आखिरी तारीख है, मैंने ट्रस्टी से बात कर ली है। मेरे अंदर खुंदक भरी हुई थी। मैंने पापा से कहा, पापा प्लीज वंस अगेन, मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहता, मुझे फोर्स मत करो यार आप लोग। मुझे नहीं पसंद वो गंदी डॉर्मेट्रीज, वो गंदी पीली दाल जो पूरे साल मिलती है, और मैं वो बाथरूम्स नहीं शेयर करना चाहता ना। मेरे फ्रेंड्स यहाँ हैं, आप लोग हो, आप बोर्डिंग गए थे, ग्रेट, मैं नहीं जाना चाहता। पापा मम्मी की तरफ घूमे और बोले, देख लिया आपके लाड़ प्यार का नतीजा। गायत्री, समझाओ उसे, आज शाम तक मुझे वो फॉर्म्स भरे हुए चाहिए, ओके? मैंने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में स्कूल पहुंच गया। अपने गैंग को ढूंढ रहा था कि कोई मिले तो थोड़ा हंसी मजाक करूं, जरा लाइट महसूस करूं, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा था। आखिरकार देखा कि क्लास में मजमा लगा हुआ था। बड़ा शोर था, लगता था रिजल्ट्स की तारीख अनाउंस हो गई थी। मैंने सोचा आज सारे फ्रेंड्स से कहूंगा कि चलो यार फिल्म देखते हैं, अभी मस्ती कर लेते हैं, रिजल्ट्स में जो आएगा भाड़ में जाए। अचानक सबने मुझे देखा और एक सेकंड में शोर खामोशी और फुसफुसाहट में बदल गया, जैसे किसी ने गर्म दहकती हुई कढ़ाई को बर्फीले पानी में फेंक दिया हो। मैंने कहा, क्या हुआ यार, मैं शर्मा सर नहीं हूं। मैंने देखा कि सारी क्लास एक अखबार में कुछ देख देख के उसी को डिस्कस कर रही थी। मेरे फ्रेंड्स अब वो अखबार एक डेस्क के पीछे छुपाने की कोशिश में लगे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये गोरख धंधा है क्या। मैंने कहा, क्या छुपा रहे हो यार, मेरे पहले प्यार एंजेलिना जोली की फोटो छपी है क्या, कोई पेपर देने को राजी ना हो। आखिरकार मैंने खुद ही जाके छीन लिया। हेडलाइन पढ़ी तो मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसमें शहर के सबसे करप्ट ऑफिशियल्स की लिस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की किसी फाइल से निकाल के छाप दी गई थी। तीसरे नंबर पे मेरे पापा का नाम था। मुझे नहीं लगता कि मैं वो नजारा कभी भूल पाऊंगा। क्लास में एक तरफ आखिरी 4 रोज में मेरे दोस्त और क्लासमेट्स बैठे थे, और क्लास के इस छोर पे एक खाली ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खाली डेस्क्स के इस पार एक अखबार हाथ में लिए मैं खड़ा था, अकेला। इस क्लास के बाहर याद शहर में ऐसे ही कितने हजारों चेहरे होंगे मेरे परिवार पे हंस रहे होंगे। मेरे पापा का नाम शहर के सबसे करप्ट लोगों में था। कई मिनटों तक वहां से मेरे पांव ही नहीं हिले, जैसे मैं लोहे का एक बुत बन गया था और जमीन एक विशाल चुंबक। मेरे हाथ कांप रहे थे। दादाजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। वही दादाजी जिन्होंने सिखाया था कि किसी का 1 रुपया भी अगर गलती से अपने पास रह जाए तो जाके उसे वापस करो, ईमानदार बनो, अच्छे इंसान बनो। मैं धीरे धीरे चलता हुआ क्लास के बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पीठ में हजारों तलवारें, तीर, भाले एक साथ घुसे जा रहे थे। असल में ये मेरे दोस्तों की निगाहें थीं जो मुझे जाता हुआ देख रही थीं। वही नजरें जिनमें मैं आज गिर गया था। मैं उनका दोस्त नहीं, बस एक बेईमान आदमी का बेटा रह गया था। स्कूल से बाहर निकला, 1.5 घंटे पागलों की तरह पैदल चलता रहा। घर पहुंचा पसीने में लथपथ। कमरे में जाके बिस्तर पर लेट गया। पता ही नहीं चला कब आंसू निकल पड़े। फोन पे एसएमएस आया, मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि का था। वो मुझसे मिलना चाह रही थी। मैंने फोन किनारे रख दिया। महंगा था, 30,000 रुपए का। पापा ने पिछले बर्थडे पे गिफ्ट किया था। आज छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 3 घंटे वैसे ही पड़ा रहा। फिर अचानक उठा और पापा की स्टडी में किसी धुन में चला गया। कुछ ढूंढ रहा था मैं। शाम को पापा वापस आए। घर पे सब ऐसे बन रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं अपने कमरे से कागज के 2 पन्ने लेके पापा की ओर बढ़ा। पापा ने कॉफी किनारे रखी और बोले, हाँ भर दिया बोर्डिंग का फॉर्म, चलो कल भिजवा देता हूं। मैंने कहा, पापा ये हॉस्टल का फॉर्म नहीं है, ये आपकी सैलरी स्लिप है।
इसमें लिखा है कि आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए है। तो हमारे पास ये सब कहां से आया? कैसे बताऊं आपको कि वो लम्हा क्या था? 14 साल के एक बच्चे ने अपने पिता से ये पूछने की हिम्मत की थी कि अगर उनकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपए थी तो सारा ऐशो आराम कहां से आया था? पापा ने सैलरी स्लिप हाथ में ली और अपने कमरे की ओर चले गए। मम्मी अब तक किचन से बाहर आके खड़ी हो गई थी। गुस्से में तमतमा के बोली, सिद्धांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा से ऐसे बात करने की? तुम इतने बड़े हो गए हो कि पापा से सवाल जवाब करने लगे? उन्हें शायद विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका शर्मीला छोटा बेटा कभी इतना कड़वा सवाल भी कर सकता था। नौकर एक कोने में दुबक गया, बार बार वही सब्जियां धोने लगा। क्या मेरे अलावा सब इस अनकही सच्चाई को जानते थे? अचानक घर में एक गहरी खामोशी छा गई। मम्मी के फेवरेट सीरियल के बीच में टीवी बंद हो गया। सब्जियां धोते धोते नल खामोश हो गया। किचन में बर्तनों का शोर थम गया। दूर किसी मोबाइल फोन की घंटी बजी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। 2 घंटे और बीत गए। किसी ने मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। नौकर आया, खाना चुपचाप मेरी मेज पे रख के चला गया, जैसे वो एक गार्ड हो और मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक अकेले कमरे में उम्र कैद भोगता वो कैदी जिससे बात करने की उसको इजाजत न हो। अंजलि का बार बार फोन आ रहा था, मैंने नहीं उठाया। देर रात कोई जोर जोर से मेरा दरवाजा भड़बड़ाने लगा। दरवाजा खोला तो मेरा बड़ा भाई था। उसने अपना बैग मेरे बेड पे फेंका और गुस्से में बोला, तू समझता क्या अपने आप को? पापा से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो जो भी करते हैं हमारे लिए तो करते हैं ना बॉस, और पेपर में जो भी आएगा तू विश्वास कर लेगा। ये जो तू रात रात भर अपने फ्रेंड से बातें करता है, ये जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, हर हफ्ते अंजलि के लिए गिफ्ट लाता है, उसके पैसे कहां से आते हैं? न जाने मुझे कहां से उस वक्त उस बड़े भाई को जवाब देने की हिम्मत आ गई जिसके सामने मेरी जबान कभी नहीं खुलती थी। मैंने कहा, अगर मुझे पता होता कि ये पैसे बेईमानी के हैं तो कभी नहीं इस्तेमाल करता इन चीजों को। तुम्हें तो पता था ना। भैया ने आग भरी नजरों से मुझे देखा और इतनी जोर से छापड़ रसीद किया कि मैं बिस्तर पे गिर पड़ा। मेरा अपना घर अचानक मेरे लिए अनजान लोगों से भरा हुआ एक मोहल्ला बन गया था। रात बीत गई। पापा से मेरा सामना नहीं हुआ। शायद उन्होंने मुझसे इस बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं समझी थी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होगा। खैर, पापा जल्दी ऑफिस चले गए। मैं नाश्ते की मेज पे एक बाहरी जैसा महसूस कर रहा था। मम्मी और भैया ने कुछ नहीं कहा, जैसे मैं वहां था ही नहीं। हाँ, माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है, तो मेरे खाने की फिक्र भी थी। नौकर से बीच बीच में कहती रही कि मुझे और टोस्ट लाके दे दे। भाई ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। शायद पिछली रात को जिंदगी में पहली बार झापड़ का गोल्ड मेडल देके और खातिर नहीं करना चाह रहा था। शायद उन दोनों ने प्लान पहले ही डिसाइड कर लिया था। मम्मी ने गला साफ करते हुए कहा, बेटा, पापा बड़े दुखी हुए तुम्हारी बात सुन के। बोले, आई कांट बिलीव कि सिद्धांत ऐसा कह सकता है। ही इज वेरी हर्ट। आज शाम जैसे ही घर आए उन्हें सॉरी बोल देना, फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मुझे यकीन ही नहीं हुआ। रात भर में मंथन करने के बाद ये 2 योद्धा बस यही इलाज निकाल पाए थे कि मैं पापा से माफी मांग लूं। मैं भी अड़ियल था। बिना कुछ कहे उठा, बैग उठाया और स्कूल को चल दिया। लेकिन वो रास्ता भी ऐसा था जैसे अकेलेपन के एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहा हूं। रास्ते में कोई भी अखबार पढ़ता दिखता तो यही लगता कि मेरे पापा की थू थू कर रहे हूं। स्कूल में पहुंचा तो यूं महसूस कराया गया कि जैसे कोई मुजरिम अभी अभी कचहरी में दाखिल हुआ हो। सब दूर दूर से मुझे देख रहे थे। इतना अकेला शायद मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। मैंने अपने सामने चेहरों की भीड़ को घबराते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो मुझे धिक्कार रहे थे, कुछ मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कुछ मेरी किस्मत पे अफसोस कर रहे थे। बस एक ही लड़का था जो मेरे पास आया, मेरा बेस्ट फ्रेंड अभिषेक। कुछ बोला नहीं, बस बेंच पे बगल में बैठा रहा। मुझे मालूम था उसके भी मन में वही सवाल चल रहे होंगे
जो मेरे मन में थे। मैंने चैन की सांस ली जब मुझे दूर से अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि आती दिखी। मैंने कहा, अंजलि थैंक गॉड तुम, सॉरी मैं तुम्हारा फोन। अंजलि ने एक बैग बेंच पे पटका और बोली, ये सारी गिफ्ट्स हैं जो तुमने मुझे दी थी। कोई और लड़की ढूंढ लेना जिसे तुम अपने पापा की ली हुई घूस से खरीद के गिफ्ट्स दे सको। कितनी आसानी से टूट जाता है सब। एक दिन में पिछली सुबह और आज की सुबह में जमीन आसमान का फर्क था। 24 घंटे के अंदर मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि मेरे प्यारे पापा कहाँ चले गए। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था और अपने दोस्तों के लिए मैं रातों रात एक अजनबी बन गया था। निकल गया स्कूल से, सड़क पे चलने लगा। चारों ओर ट्रैफिक का शोर, फेरी वाले सब्जी, फल, रुमाल, प्लास्टिक के खिलौने बेचते हुए। कोई गाड़ी सर से बगल से निकल गई। ड्राइवर ने किसी तरह मुझे बचाया और चिल्लाता हुआ चला गया, आंखें नहीं है क्या? आंखें हैं यार, आंखें खुली हैं, तभी तो ये सब देखा, ये सच देखा। लेकिन अब क्या करूं इन आंखों का, इस सच का? क्या करूं अपने आप का, जो न इस बेईमान बाप का बेटा होके रहने को राजी है, न अपने पिता को तकलीफ में देखना चाहता है। अगर कोई और ईमानदार इंसान होता तो शायद सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता, इनकम टैक्स वालों को फोन कर देता, उसी अखबार के ऑफिस में घुस जाता जिसमें मैंने वो खबर पढ़ी थी। लेकिन मैं उतना ईमानदार नहीं था। पापा की बेईमानी के पैसे से मजे जो करते रहा था इतने साल, क्यों नहीं पूछा था कभी मैंने खुद से कि जब वर्मा अंकल और पापा साथ साथ काम करते हैं बराबरी की पोस्ट पे, तो वो छोटी गाड़ी से क्यों जाते हैं और हमारे पास कैसे है बड़ी गाड़ी? सच कह रहा था वो नाराज ड्राइवर, आंखें नहीं है मेरे पास। पता ही नहीं चला कब मैं चलते चलते उस घर के सामने पहुंच गया जहां बचपन में आम खाए थे और गिल्ली डंडा खेला था, जहां रात को पंचतंत्र की कहानियां सुनी थी और एक बुजुर्ग के पांव दबाए थे। हाँ, मैं दादाजी के घर पहुंच गया था। अंदर जाते ही उनकी गोद में सर रख दिया और बेतहाशा रोने लगा। दादाजी तक सब खबर पहुंच चुकी थी। मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोले, सिद्धांत, अब तू जान गया बेटा कि मैंने पापा के घर में रहना क्यों नहीं मंजूर किया, उनकी गाड़ी में कभी क्यों नहीं बैठता हूं, उनके साथ कभी हॉलिडे पे क्यों नहीं जाता हूं। लेकिन कायर हूं बेटा, अपने बेटे को पुलिस के हवाले करने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है। बस उसकी बेईमानी से मुंह मोड़ के जी रहा हूं। उस दिन घर पहुंचा तो घर में अब भी मातम का माहौल था। हालांकि मम्मी और भैया कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, जैसे किसी की मौत के 10 दिन बाद लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर आने का नाटक करने लग जाते हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे परिवार होंगे जहां बच्चे ये जानते होंगे कि उनके माँ बाप ने घूस से, बेईमानी से, दलाली से, चोर बाजारी से कमाई है अपनी दौलत, कि ये जो बड़ा एलसीडी टीवी दीवार पे लगा है ये उसी 1 लाख रुपए से आया है जो किसी लोअर मिडिल क्लास के पिता ने शायद अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखे होंगे और अब किसी फाइल को आगे बढ़ाने में स्वाहा हो गए। वो नैनीताल और कश्मीर और बैंकॉक की छुट्टियां, उनकी मम्मियों के सोने के जेवर, नई चमचमाती गाड़ी जो उनकी आत्माओं को रौंद के निकली है और टायरों के निशान भी न छोड़े। पर क्या करते होंगे वो बच्चे? क्या कभी सोचते होंगे कि किस मजबूर के कलेजे से नोच के लाई गई हैं उनकी खुशियां? घिन नहीं आती होगी 5 स्टार होटल में घूस के पैसे से लिए गए कमरे में शावर के नीचे नहाने में? मुझे तो घिन आ रही थी अपने आप से, लेकिन मेरे दादाजी की सिखाई हुई ईमानदारी आज भी मेरे पापा की बेईमानी पे भारी पड़ रही थी। बाहर गाड़ी रुकी, पापा घर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद नौकर खटखटा के कमरे के अंदर आया, बोला, साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा आता हूं। मैं बाहर गया तो लगा जैसे मैं बकरी चुराने वाला मुजरिम हूं और सामने सारी पंचायत लगी है। पापा, मम्मी और भैया बैठे थे। पापा ने कहा, सिद्धांत, जो हुआ जाने दो। तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम बहुत सॉरी फील कर रहे थे। इट्स ओके, चलो कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, तुम्हारी फेवरेट चाइनीज। मैंने पापा से कहा, पापा, आपने मेरा नाम सिद्धांत रखा,
और काम ये किया, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन हॉस्टल, डॉर्मेट्री में सोऊंगा, बाथरूम शेयर करूंगा और गंदी पीली दाल खाऊंगा। मैंने फॉर्म जमा कर दिया है। आप मेरे पापा हो, आपसे प्यार हमेशा करूंगा, रिस्पेक्ट का पता नहीं। ये रहे 5,000 रुपए जो आपने मुझे शॉपिंग के लिए दिए थे। हॉस्टल की फीस को मैं आपका दिया हुआ लोन समझूंगा, बहुत जल्दी चुका दूंगा। और हाँ, चाइनीज खाने आप लोग ही चले जाओ, मैं अंजलि के साथ पाव भाजी खाने जा रहा हूँ। बस इतनी सी थी आज की कहानी।